नमस्कार। आज हम भारतीय साहित्य की अवधारणा पर बातचीत करेंगे। भारत एक विशाल देश है और इसकी सीमाएं बिल्कुल अलग अलग प्रदेशों तक फैली हुई हैं, अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति तक फैली हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नागालैंड तक जो देश है और इसके अंतर्गत जितनी भी भाषाएं हैं, उसके अंतर्गत जो साहित्य रचा जाता है, वो लिखित हो या मौखिक, वह भारतीय साहित्य के अंतर्गत आता है। भारत एक देश के रूप में आज़ादी के बाद विश्व परिदृश्य के सामने प्रस्तुत होता है, यानी विश्व मानचित्र पर भारत एक देश के रूप में उपस्थित होता है। और संविधान के अंतर्गत भी बहुत सारी भाषाओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए कभी कभी यह मान लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जिन भाषाओं का जिक्र है, उन भाषाओं में लिखा गया साहित्य जो है वह भारतीय साहित्य के अंतर्गत आता है। पर कई विद्वानों का मानना है, और इसमें मेरा भी मत शामिल है, एक अध्येता के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर, कि न सिर्फ लिखित बल्कि संविधान के बाहर जितनी भी भाषाएं हैं, भारत देश के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली और बरती जाती हैं, उन सारी भाषाओं में रचा गया साहित्य, वह किसी भी रूप में हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौखिक या लिखित, वह भारतीय साहित्य है। अब भारतीय साहित्य की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आज हम भारतीय साहित्य की अवधारणा पर बातचीत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से दूर संचार की सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिस तरह से एक भाषा की आवाजाही दूसरी भाषा में अनुवाद के रूप में या दूसरे अन्य माध्यमों से संभव हो पाया है, वह संचार के माध्यम से या अनुवाद के माध्यम से, यानी जो आवाजाही आज के समय में संभव है, इस वजह से आज हम भारतीय साहित्य पर विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं रहा है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। कहने का अर्थ है कि वो जिस हिंदी प्रदेश की भक्ति पर विचार कर रहे थे, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, जायसी, इन सारे कवियों की भक्ति पर जब विचार कर रहे थे और भक्ति काल के उदय की व्याख्या को लेकर वह चिंतित होते हैं, और जब इस ओर आगे बढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो यह पाते हैं कि भक्ति का जन्म असल में द्राविड़ में हुआ था। द्राविड़ का अर्थ आज का दक्षिण प्रदेश, मतलब दक्षिण भारत। और जब वो द्राविड़ कहते हैं तो आलवार संतों के बारे में भी चर्चा करते हैं। ये आलवार संत तमिल प्रदेश के थे, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने द्राविड़ प्रदेश कहा। ये तमिल के भक्त और कवि थे। इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं कि आलवारों की संख्या 12 थी। इसमें किंचित निम्न कही जाने वाली जातियों के भी संत थे, स्त्री भी थीं, आंडाल थीं, और ये मानते थे कि भक्ति का मार्ग सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और इस आलवार संत से प्रभावित होते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे वो 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में, आज के तिरुपति में हुआ था, और उससे रामानंद प्रभावित होते हैं। और वो रामानंद जो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, वो दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत लेकर आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आवाजाही जो थी एक साहित्य की दूसरे साहित्य से, यानी तमिल से होते हुए तेलुगु, फिर उसके बाद आप आगे आएंगे तो आप नामदेव जैसे महाराष्ट्र के संतों को देखेंगे, कर्नाटक के बसवेश्वर को देखेंगे जिनकी तुलना कबीर से होती है। वो नामदेव हिंदी में भी रचना करते हैं, किंचित, जिसको सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और मराठी में भी। तो ये कहने का अर्थ ये है कि आवाजाही जो थी वो उस समय भी चल रही थी, और एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच में संवाद कायम हो रहा था, चल रहा था। तो एक भारतीय साहित्य का एक कॉन्सेप्ट जो है वो उस समय भी मौजूद था। तो आज हम भारतीय साहित्य की ज़रूरत को ज़्यादा इसलिए बल देते हैं कि भारतीयता की विराटता को समझने के लिए, एक भारतीय नागरिक की संपूर्णता, उसकी विशिष्टता को समझते हुए, भारत जिसकी विशिष्टता
विविधता है, यह विविधता उसकी विशिष्टता विशेषता भी है और उसकी शक्ति भी है। उसी के कारण एक भारतीय नागरिक जो है वह किसी दुनिया के दूसरे किसी भी देश के नागरिक से अपने आप को थोड़ा अलग और विशिष्ट महसूस करता है। तो उस भारतीयता की विराटता को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए भारतीय साहित्य की अवधारणा को समझना आवश्यक है। भारतीय साहित्य की विशेषता विशिष्टता, इसके घनत्व, इसके गुरुत्व, इसके महत्व पर कई आचार्यों ने, कई विद्वानों ने विचार किया है। जैसे हिंदी के एक वरिष्ठ आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, उनकी किताब है भारतीय साहित्य, जिसकी भूमिका में वे लिखते हैं, यदि आधुनिक भारतीय भाषाओं के वाङ्मय का संचयन किया जाए तो किसी भी दृष्टि से यूरोपीय साहित्य से कम नहीं होगा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य का समावेश करने पर इसका अनंत विस्तार कल्पना की सीमा को पार कर जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इतने सालों से, हजारों सालों से चली आ रही भारतीय संस्कृति और उसके बाद कई सौ सालों से उसमें रचित होने वाला साहित्य किसी भी दुनिया के श्रेष्ठ साहित्य के साथ खड़ा होने का मादा रखता है। इसी तरह से के सच्चिदानंदन, जो केरल के से आने वाले विद्वान हैं, अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और मलयालम में रचना करते थे। बहुत सम्मान के साथ उन्हें भारतीय भाषा के विद्वानों में समादृत किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने लिखा, उनकी एक किताब है भारतीय साहित्य स्थापनाएं एवं प्रस्तावनाएं। उसमें के सच्चिदानंदन लिखते हैं, भारतीय साहित्य भारतीय जन गण की तरह विविधता और एकता के परस्पर सूत्रों में बुनी हुई एक सघन इकाई है। विभिन्न धाराओं, व्यक्तित्वों और विचार सरणियों के लोकतांत्रिक समावेशन से ही वह वजूद में आती है। अब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर के सच्चिदानंदन के इस बात में कुछ बातें शामिल हैं। जैसे वो ये मानते हैं कि भारतीय साहित्य भारतीय जनगण की तरह विविध है और एकता के परस्पर सूत्रों से बंधा हुआ है। यानी जिस तरह से भारतीय जन लोग, यहाँ का आचार व्यवहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति में विविधता है, तो बावजूद इसके उसमें एक एकता का सूत्र मिलता है और साहित्य उस एकता के सूत्र को सबसे मजबूती से पकड़ता है, या कहें उसको स्पष्ट रूप से हमारे सामने लेकर आता है। वह उसको बारीकी से भी पकड़ता है और स्पष्टता से हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। और इन सब लोगों के बीच जो विभिन्न विचार हैं, विभिन्न विचारधाराएं हैं, जैसे गांधीवाद है, मार्क्सवाद है, फुले अम्बेडकर की विचारधारा है, या इससे पहले बुद्ध की विचारधारा थी, या संस्कृत आचार्यों की जो विचार थे, उन सब को मिलाकर और विभिन्न व्यक्तित्व यानी विभिन्न रचनाकार जो हुए, जो मुख्य प्रमुख हर भाषा के रचनाकार हुए, उन सब के समावेशन से ही एक भारतीय साहित्य का निर्माण होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्होंने भारतीय साहित्य पर विचार करते हुए कभी ये कहा था कि विभिन्न भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भारतीय साहित्य एक है। कहने का अर्थ यह है कि भाषाएं अलग हो सकती हैं, ज़ुबान अलग हो सकता है, उसे प्रस्तुत करने का तरीका अलग हो सकता है, अदायगी अलग हो सकती है, पर वो साहित्य जो है वो भारतीय है। क्यों? क्योंकि वो भारत की ही विविधता को, उसकी विशिष्टता को, भारतीय लोक जन की जो जीवन है, उनकी चुनौतियां हैं, उनके सपने हैं, उनके खुशियां, उनके राग, उनके द्वेष, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनकी लालसाएं, इन सारी चीज़ों को, उनकी संस्कृति को, रीति रिवाज को, उनके रहन सहन को, उनके जीवन के उद्देश्य को, जीवन की समग्रता को, जीवन के किसी एक भाग को, किसी गान को, किसी गीत को, यह भारतीय साहित्य में, भारतीय भाषाओं में विभिन्न रूप से प्रकट होता है। हो सकता है कि मलयालम में वो किसी और तरीके से मछुआरे के गीत के रूप में प्रकट हो, और ब्रज भाषा में या कहें अवधी में वह सरयू नदी के किसी केवट के गीत के रूप में प्रस्तुत हो। नौका विहार
करते हुए किसी नौका चालक के गीत के रूप में प्रस्तुत हो, वह मजदूर तमिलनाडु के चेन्नई के मिल में काम करने वाला भी हो सकता है, मुंबई के मिल में भी काम करने वाला हो सकता है, और कानपुर के मिल में भी काम करने वाला हो सकता है, या फिर कलकत्ता के जूट मिल में काम करने वाला हो सकता है। उसकी जो व्यथा है, उसकी जो आशाएं हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसके जीवन की जो राग के पल हैं, उसके जो सपने हैं, वो सारे वो मजदूर के ही हैं और वो भारतीय मजदूर का है। तो जब वो कविता में आएगा, कहानी में आएगा, उपन्यास में आएगा, तो ये किसी भारतीय मजदूर या भारतीय जन की ही लालसा को स्पष्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से भारतीय साहित्य पर दूसरे जो विचारक थे, जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा, उमाशंकर जोशी, यूआर अनंतमूर्ति, शिशिर कुमार दास, शेल्डन पॉलॉक, वसुधा डालमिया, ए.के. रामानुजन तथा कई अन्य साहित्यिक जो इतिहासकार और विद्वान रहे हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से भारतीय साहित्य की एक समेकित अवधारणा का समर्थन किया। के सच्चिदानंदन, गणेश देवी, ई रामाकृष्णन, इन सारे विद्वानों के साथ यह सोचते हैं कि भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य की विविधता को दरकिनार करते हुए एक एकीकृत भारतीय साहित्य की अवधारणा को स्थापित करना खतरनाक होगा। यूआर अनंतमूर्ति ने एक अवसर पर यह कहा कि जब हम भारतीय साहित्य की एकता को देखने चलते हैं तब इसकी विविधता सामने आ जाती है, और जब हम भारतीय साहित्य की विविधता को देखने जाते हैं तो इसकी एकता सामने आ जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विविधता की वजह से ये एकता है, और यह एकता ही है जो इस विविधता को विशिष्ट बनाता है। यूआर अनंतमूर्ति की यह बात बिल्कुल सत्य के करीब लगती है। दूसरा पक्ष निहार रंजन रे जैसे आलोचकों का भी है। यह बांग्ला के बहुत बड़े इतिहासकार, कला और साहित्य के मर्मज्ञ थे। इन्होंने ये बात कही कि न हम किसी साहित्य को भारतीय साहित्य कह सकते हैं और न ही किसी भाषा को भारतीय भाषा। वह कहते हैं कि एक झूठी अवधारणा है। जिस तरह से यूरोप में किसी एक भाषा के न रहते हुए भी वहाँ के साहित्य को हम यूरोपियन साहित्य कहते हैं, या फिर एक ही भाषा अंग्रेजी में लिखे हुए साहित्य को हम ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन अथवा भारतीय अंग्रेजी साहित्य जैसे अलग अलग रूपों में देखते हैं। इसीलिए वो इस अवधारणा को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं कि भारतीय साहित्य जैसी कोई अवधारणा की ज़रूरत है या कोई अवधारणा है भी। उनका मत है कि भाषा ही साहित्य के एकमात्र आधार नहीं होते, इसके कई आधार होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि वर्ग, जाति, लिंग, संरचना, उत्पत्ति, सैद्धांतिकता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इन सब आधार पर साहित्य का वर्गीकरण किया जाता है। वो कहते हैं आलोचकों ने इन आधारों पर वर्गीकरण किया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में हमें भारतीय साहित्य की एक समेकित अवधारणा को विकसित करने के बजाय उसके तुलनात्मक स्वरूप को सामने रखना चाहिए, ताकि न तो हम भारतीय भाषाओं एवं उनके साहित्य में अंतर्निहित एकता को नज़रअंदाज कर सकें और न ही उनकी विविधता को। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हम विविधता को अस्वीकार करके इस देश की एकता को नहीं बचा सकते। तो जाति की विविधता, साहित्य की विविधता, वो विविधता किसी भी स्तर हो इस विशाल देश में, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यही बात के सच्चिदानंदन कहते हैं कि हमें समेकित अवधारणा को विकसित करने की जगह तुलनात्मक रूप से उस पर विचार करना चाहिए। जैसे आप कबीर पर विचार कर रहे हैं तो उसके साथ ज्ञानदेव और बसवेश्वर पर कर सकते हैं, मराठी के ज्ञानदेव, कन्नड़ के बसवेश्वर। वैसे ही अगर आप प्रेमचंद पर विचार कर रहे हैं तो उसके साथ उड़िया के फकीर मोहन सेनापति पर विचार कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में फणीश्वरनाथ रेणु पर विचार करते हैं तो बांग्ला के सत्यनाथ भादुड़ी या ताराशंकर बंदोपाध्याय पर विचार कर सकते हैं, यानी तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय साहित्य की अवधारणा को भी बल मिलेगा और भारतीय साहित्य की एक समेकित अवधारणा का विकास भी हो पाएगा। धन्यवाद।